17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी के चलते आज औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में करोड़ों जनता की जोड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी दिखाया गया। हालांकि इसके बाद राजस्थान प्रदेश प्रभारी विजया रहाटकर ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी की ओर से होने वाले सेवा पखवाड़े में लोगों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा, ये बताते हुए इस सेवा पखवाड़े में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसमें स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कि कई कार्यक्रम इसके बारे में जानकारी दी। और पत्रकार परिषद में उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, जिलाध्यक्ष विजय औताडी, शहर अध्यक्ष संजय केरेकर समेत राजेश मेहता मौजूद रहे। 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रही है। इसमें अनेक सेवा विषयक कार्यक्रम है, स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन कैंप है, उसी के साथ साथ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है और जो देश में टीबी पेशेंट्स हैं उनको भी इससे बाहर लाने के लिए उनको गोद लेने की, दत्तक लेने की एक योजना भी हमने बनाई है। इस तरीके से अनेक स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के साथ साथ पर्यावरण पूरक कार्यक्रम हो रहे हैं। वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है, वृक्ष दिंडी है, कैच द रेन के भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो जमीन में जा सके और हमें एक अच्छा जलाशय का जल स्रोत मिल सके। इसके लिए भी बहुत कोशिशें हो रही है। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार को मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा झटका लगा है और शिंदे फडणवीस सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद इससे पूर्व की महाविकास गठबंधन की सरकार ने जो फैसले लिए उनको खारिज करने का काम किया है, जिसके चलते 2018 में महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष पद पर 3 सालों के लिए नियुक्ति की गई। ज्योति ठाकरे को बिना किसी कारण बताए पद से 4 अगस्त 2022 को खारिज किया गया। सरकार के इस फैसले को ज्योति ठाकुर ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर नियुक्ति किए गए व्यक्ति को बिना किसी कारण दिए नहीं हटाया जा सकता है। अदालत में इसकी अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार ने 2018 में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री दर्जा वाले अध्यक्ष के पद पर ज्योति ठाकरे नियुक्त किया था। फडणवीस और शिंदे सरकार आते ही 4 अगस्त 2022 को उनको तड़काफड़की पद से निकाला था। ये आदेश 4 अगस्त 2022 का ज्योति ठाकरे ने उच्च न्यायालय के मुंबई में चैलेंज किया। उसकी सुनावनी 13 को हो गई। उसमें कोर्ट ने सब प्रतिवादी को नोटिस निकाले और 14 अक्टूबर को उसकी हियरिंग रखी है। तब तक कोई जो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी वो डिसीजन न्यायालय के निकाल के अधीन रहेगा। ऐसा महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने पारित किया है। न्यायमूर्ति गंगापुरवार, न्यायमूर्ति लड्डा ये खंडपीठ ने पारित किया है। अकोला के पातुंडा से जवलखेड़ रास्ते पर बना हुआ पुल इतना नीचे है कि बारिश के चलते इस पुल पर इतना पानी भर जाता है कि ये नदी में मिल जाता है। इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। आलम यह है कि स्कूल जा रहे बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही ये भी कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांग को नहीं सुना गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। शाहिद इकबाल संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए शाहिद, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पानी किस तरीके से भरा हुआ, बच्चे जान जोखिम में डालकर वहां से निकल रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अकोला के आकोट तालुका में रेल करके गांव है जहां पर ग्राम पातोंडा ये स्थित है और पातोंडा के अंदर विकास के काम का कोई भी पता नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है। यहाँ के नागरिक विकास कार्यों के से वंचित नजर आ रहे हैं और बार बार यहाँ पर विकास कार्यों के लेकर मांग की जा रही है, खासतौर से यहाँ की सड़कों को लेकर। और सबसे बड़ी दुविधा वहाँ पर यह है कि जो जावल खेड़ है उसको ले जो मार्ग है
पातोंडा से, तो वो मार्ग पर सिर्फ एक पुल है जो कि काफी नीचे है। बारिश का अगर थोड़ा भी ज्यादा पानी आ जाता है, नदी में पानी हो जाता है, तो वो पुल बंद हो जाता है, मार्ग बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है, जिसकी वजह से गांव वासियों को काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ता है। खास तौर से जो स्कूली छात्र होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या चाहे जो बड़े बच्चे हो, कॉलेज स्कूल को जाने वाले, सभी को यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हद तो ये होती है कि छोटे बच्चों को नदी पार कराने के लिए, पुल पार कराने के लिए उनके पालक, उनके परिजन, उनके पेरेंट्स जान जोखिम में डालकर अपने खांधों पर बिठाकर, गोद में बिठाकर पुल पार कराते हैं। और कई मर्तबा यहाँ पर बड़ी हादसे होने से टल गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिक आक्रोश में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर गांव वाले बार बार यहाँ के जो आमदार है प्रकाश भार साकड़े, उनसे भी इस बारे में मांग की है, इनको निवेदन दिया है, यहाँ के जो प्रतिनिधि है इनको निवेदन दिया है, अधिकारियों को निवेदन दिया है, जिला अधिकारी को निवेदन दिया है, लेकिन इस पर किसी तरह से काम नहीं किया जा रहा है, इस पे अमल नहीं किया जा रहा है। और ये लोग, यहाँ के जो गांववासी है, वो इस विकास कार्य से वंचित है और वो लगातार मांग इस पुल को लेकर कर रहे हैं कि इसका निर्माण कार्य किया जाए, इसको बड़ा किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने की जो दिक्कतें हैं उसमें आसानी हो सके। शायद ये तस्वीरों में दिख रहा है किस तरीके से जो लोग हैं अपने अपने गोद में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, स्कूली बच्चों को, अपने बच्चों को गोद में लेकर जाते हैं, उनको स्कूल छोड़कर आते हैं और फिर जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है तो उनको वापस लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पर हैं, जान जोखिम में डालकर, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर पालक की भी जान जा सकती है, यहाँ पर छोटे बच्चे, स्कूली छात्रों की भी जान जा सकती है, गांव वासियों की भी जान जा सकती है। इस और प्रशासन को और साथ ही साथ यहाँ के जो आमदार है, इनको गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की जो भी योजनाएं हैं यहाँ करने की आवश्यकता करनी चाहिए, ताकि इन गाँव वासियों को राहत मिल सके। इनकी जो जान का जोखिम बना हुआ है, इनके बच्चों के ऊपर जो खतरा बना हुआ है जान के जोखिम का, वो खतरा टल सके और ये यहाँ के नागरिक, यहाँ के गांववासी राहत की सांस ले सके। ग्रामीणों का क्या कहना है, जो ये लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनको दिक्कतें हो रही है, उनका क्या कहना है? क्या अभी तक अधिकारियों से गुहार लगाई है या फिर उनको आश्वासन क्या मिलता है? ग्रामीणों ने लगातार बार बार यहाँ के जो आमदार है प्रकाश भार साकड़े हो, चाहे यहाँ पर जिलाधिकारी हो या चाहे तहसीलदार हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद का मामला हो, सभी जगह इन्होंने ज्ञापन दिए है। ज्ञापन देने के बावजूद भी इनकी बात पर किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद इनकी मांगों पर असर नहीं हो रहा है, जिसको लेकर गांव वासियों का कहना है यदि अब इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल जैसी चीजों को लेकर वो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। लेकिन शायद बहुत सवाल है यहाँ पर, क्योंकि नदी पर जो पुल बना वो डूब चुका है और अभी हाल ही में ये हालात है और बारिश लगातार देखने को मिल रही है, बारिश लगातार पड़ रही है, आगे और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। अभी से प्रशासन को सतर्क रहना होगा और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको भी सावधानी बरतनी होगी। जी, आपको मैं बता दूं कि आज 16 तारीख तक बारिश की भारी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। प्रशासन यहाँ पर अपने खोखले दावे तो कर रहा है, हर कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ये पातोंडा गांव की, तो यही एक ये हालत बताते हैं कि किस तरह के यहाँ विकास कार्य है। यहाँ पर जिला प्रशासन की पोल खोल के रख रही है, पर यहाँ के आमदारों की पोल खोल के रखी जा रही है। ये दिखाई दे रही है साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ के विकास से इस गांव को वंचित रखा जा रहा है। ये एक सरासर निंदनीय कार्य जिला प्रशासन हो या यहाँ के नेता, स्थानिक नेता हो, इनकी ओर से हो रहा है, जिसको लेकर गंभीरता से दखल देने की यहाँ आवश्यकता है। प्रशासन को यहाँ पर दखल देने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जान जोखिम में डालकर लोग उस पानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि नदी पर जो पुल बना हुआ वो पुल पूरी तरीके से डूब चुका है और लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक जो पुल बना हुआ था पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अजीत पवार ने 15 सितंबर को जलगांव का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाली
वेदांता परियोजना को गुजरात में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में पानी, बिजली, जमीन और श्रमिक उपलब्ध होने के बावजूद परियोजना को स्थानांतरित किया जा रहा है। यह महाराष्ट्र सरकार की नाकामी का सबूत है। पुणे में सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है और इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य सरकार लड़कों की नौकरियां छीन रही है। डिप्टी सीएम यहां के प्रोजेक्ट बाहर लेकर जा रहे हैं। राज्य सरकार नौकरियां छीन रही है, यह आरोप लगाया गया है। ये पुणे की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। पुणे में प्रदर्शन किया गया। सुप्रिया सुले का यह सीधा सीधा आरोप है। राज्य सरकार पर सुले ने निशाना साधा है और राज्य की सरकारी जो नौकरियां उनको छीनने का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ आंदोलन, राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये देखिए आंदोलन की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं और साफ साफ कहा जा रहा है कि राज्य सरकार नौकरियां छीन रही है और उसी के विरोध में यह आंदोलन किया गया है। महाराष्ट्र में नासिक जिले में पिछले 2 दिनों से कई स्थानों पर बारिश हो रही है। इसके चलते लगातार बांधों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वृद्धि के कारण बांधों से जल निकासी को बढ़ाया जा रहा है। 7,000 क्यूसेक की गति से बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते नासिक शहर का गोदावरी घाट एक बार फिर से पानी में डूब गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जिले भर की भारी बारिश की संभावना जताई है। नासिक में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर तक डूब चुके हैं, घर यहाँ पर डूब रहे हैं। किस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बांधों का जलस्तर है और एकदम खतरे के निशान से ऊपर बारिश होती जा रही है और उसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नासिक की तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। 7,000 क्यूसेक पानी बांध से छोड़ा गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सितंबर से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। चोपड़ा तालुका में इस साल किसानों ने कपास की खेती बढ़ाई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते कपास की फसल बर्बाद हो गई, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। जलगांव की तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। किसानों को बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश है और किसानों के लिए पूरी तरह से आफत बनी हुई है। कपास की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों की जो मेहनत है वो पानी में मिल चुकी है। जलगांव जिला का चोपड़ा ऐसा तालुका है। ये तालुके में कैसे जो कपास लागवड़ करते हैं, वो जो किसान हैं वो मई महीने के अंत तक ये कपास की अपने खेत में लागवड़ की थी, लेकिन शुरुआत में बारिश का मौसम कम था, इसलिए कपास का जो पौधा है वो अच्छी तरह से अपने खेत में दिखता था। लेकिन हवामान अंदाज ऐसा लगा जा रहा था कि सितंबर के शुरुआत में, यानी कि नहीं तो फिर सितंबर के 10-12 तारीख को जो बरसात होंगी वो बरसात किसान के लिए बहुत हानिकारक होंगी। इसकी वजह से अभी आप देख रहे हैं जो किसान का जो कपास का जो खेत है वो पूरा तरह से नष्ट होने के मार्ग पे लगा हुआ है। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अमरावती में एक ही दिन में 4 हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें से लोने में डबल मर्डर की घटना घटी, साथ ही आसे गांव और बडनेरा में भी हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया। डबल मर्डर की सूचना मिलने पर डीआईजी चंद्रकिशोर मीना, सीपी डॉक्टर आरती सिंह और एसपी अविनाश बरगल समेत बडनेरा और लोनी पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद डबल मर्डर मामले में पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है।
वाशिम जिले के नागपुर संभाजी नगर महामार्ग पर खड़े ट्रक पर कारों ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 कार क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं घटना के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और इसी दौरान मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह से दोनों कार क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि खड़ा हुआ एक ट्रक था, वहीं पर कारों ने टक्कर मार दी, कार क्षतिग्रस्त। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त। रोड के किनारे आप कार देख सकते हैं। ट्रक से टकराने पर यह हादसा हुआ। सांगली के कासेगांव में बेरहमी से बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते कासेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। और इस जांच में जब संदिग्ध को हिरासत में लिया गया तो पूछताछ की पता चला अपराध कासेगांव निवासी हनुमंत पाटिल ने किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हो चुका है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। बुजुर्ग की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस लगातार इस मामले में जुटी हुई थी, पड़ताल कर रही थी। आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी हुई और खुलासा हत्या का हो चुका है। महाराष्ट्र के सांगली का ये पूरा मामला है। कासेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 21 जुलैला एक मर्डरची घटना घडली होती। त्याच्यामध्ये एक 60 वर्षाचा इसम यांची डेड बॉडी सापडली होती। या गुन्ह्यामध्ये कुठलाही क्लू नव्हता, कुठलाही आय विटनेस नव्हता, स्पॉटवरनं कुठली रिकव्हरी झाली नव्हती। हा गुन्हा डिटेक्ट करण्यासाठी पोलीस स्टेशनची टीम, पोलीस स्टेशनचं डिटेक्शनचं पथक आणि LCBची टीम यांना डेप्यूट करण्यात आलं होतं। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने नासिक का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पैसों के बदले बच्चों को बेचने के मामले में गंभीरता से जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नासिक जिले के इकतपुरी और पेट क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के बाल मजदूरी कराए जाने की बात को लेकर भी गंभीरता से लेने और इस मामले में जल्द ही प्रशासन द्वारा जाँच पड़ताल की मुहिम तेज करने की बात मंत्री ने कही। बैठक में जिला प्रशासन, आदिवासी विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पालघर के नाला सोपारा में 12 सितंबर को रात में चोरों ने कई दुकानों को अपना निशाना बनाया, जिसमें से 2 दुकानों में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, तो वहीं एक दुकान में आरोपी चोरी के वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। नाला सोपारा में चोर ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, साथ ही चोरों की सक्रियता ने व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। अमरावती के अचलपुर शहर में ऐतिहासिक प्राचीन परकोट और ऐसे ही कई अन्य ऐतिहासिक पुरावशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने इसको संरचनाओं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपी है, लेकिन अचलपुर शहर की कई ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि इन स्मारकों परकोट की पुरातत्व विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसका एक हिस्सा ढह रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में कहीं भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। पुरातत्व विभाग ने इन स्मारकों की ओर ध्यान आकर्षित किया और नागरिकों की ओर से इनकी मरम्मत की मांग लगातार की जा रही है।
खबर गोवा महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।